हाय एवरीवन। मान लीजिए आप एक जीएसटी टैक्स पेयर हैं और आपको एक शो कॉज नोटिस रिसीव होता है। आप उस शो कॉज नोटिस का एक डिटेल्ड पॉइंट वाइज रिप्लाई फर्निश करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर पास होता है उस प्रोसीडिंग के अंदर वो आपके अगेंस्ट पास हो जाता है। जब आप ऑर्डर देखते हैं तो इस पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ आपके स्टैंड से एग्री ना कर रही हो। लेकिन जो ऑर्डर पास होता है वो ये ग्राउंड लेके ऑर्डर पास होता है कि नो प्रॉपर रिप्लाई या एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद सोचिए, आप एक बार एक बार कोई भी केस लॉस कोर्ट के सबको साइड में रख देते हैं। ये सोचिए कि आपको क्या लगेगा, एक्चुअली में कोई जस्टिस सर्व हुआ है। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ है जीएसटी के अंदर, वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करती है। आप उन अथॉरिटीज से ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि जब आपको अगर आपका नो प्रॉपर रिप्लाई एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड हुआ था तो आपको इतना जरूर एक्सप्लेन किया जाए कि वो रिप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं था, वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर क्यों नहीं था। लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो रिसेंट टाइम में अगर आप किसी भी तरह से जीएसटी इकोसिस्टम से कनेक्टेड हैं, चाहे आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है या किसी भी तरह से आप जीएसटी के अंदर कोई भी प्रोफेशनल अपना काम करते हैं, तो ज़रूर आपने इस तरह के नोटिसेज रिसीव किए होंगे। या फिर अगर आपने खुद ने पर्सनली रिसीव नहीं किया तो आपने ज़रूर इस तरह के नोटिसेस, इस तरह के ऑर्डर्स के बारे में सुना होगा। क्योंकि 2017-18 के ऑर्डर्स पास करने की टाइम लिमिट अभी एक्सपायर हुई है और आगे भी और टाइम लिमिट्स एक्सपायर होने वाली है। तो ऐसे केस में ड्यू डेट्स के प्रेशर के अंदर बहुत सारे, एक लार्ज नंबर में इस तरह के नोटिस, इस तरह के ऑर्डर्स पास हुए जिसके अंदर सिर्फ इतना ग्राउंड मेंशन किया कि नो प्रॉपर रिप्लाई फर्निश्ड। तो ऐसे केस में हम क्या ग्राउंड ऑफ डिफेंस यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आप समझिए कि आपको ये नहीं समझना है कि ये एक बहुत छोटा ग्राउंड है अपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील के अंदर। क्योंकि आपको समझना होगा कि जो एक मेंटेलिटी मार्केट के अंदर चलती है वो ये चलती है कि जो मेन ग्राउंड्स है केस के अंदर वो तो मेरिट्स के ग्राउंड होते हैं, इस तरह के ग्राउंड का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन आप समझेंगे तो बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने सिर्फ इसी एक ग्राउंड के ऊपर ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, ऑर्डर्स को क्वैश कर दिया। मेरिट्स के ऊपर तो बहुत बाद में जाया जाता है। सबसे पहले जो आपकी प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो होके होनी चाहिए और ऑर्डर एक रीजनड ऑर्डर होना चाहिए। सो इस ग्राउंड को आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत समझिए कि एक कोई बहुत छोटा ग्राउंड है। मेन ग्राउंड तो सिर्फ मेरिट के होते हैं। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप जब भी अपील फाइल करें तो इस ग्राउंड को एक प्रॉपर यूज़ करें अपनी अपील के अंदर। तो हम समझते हैं कि इस ग्राउंड को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, हम क्या क्या इसके अगेंस्ट अपनी अपील के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स। और एक रीसेंट जजमेंट जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया इन केस ऑफ सैमसंग इंडिया के केस के अंदर, हम वो भी अपने इस वीडियो के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी केस लॉ से मूव करने से पहले हम ये समझते हैं कि क्या इसके बारे में एक्ट के अंदर भी कुछ बात लिखी हुई है। तो हम एक्ट का अगर सेक्शन 75 का सबसेक्शन 6 देखते हैं तो सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उस ऑर्डर के अंदर रेलिवेंट फैक्ट्स और ऑन द बेसिस ऑफ विच ये डिसीजन बनाया गया वो मेंशन करना जरूरी होता है। तो जब भी कोई एक ऑर्डर पास होगा उसके अंदर सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स जो थे केस के वो होने चाहिए और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज किस बेसिस पे उस कंक्लूजन तक, उस डिसीजन तक पहुंची, वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए उस ऑर्डर के अंदर। तो अगर आप इन ऑर्डर्स के अंदर देखेंगे तो ये चीज़ मिसिंग होती है कि क्योंकि किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन डिराइव किया कि नो प्रॉपर रिप्लाई फर्निश, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको एक्ट की हेल्प से सेक्शन 75(6) का रेफरेंस देते हुए ये कहना है कि ये एक्ट के जो प्रोसीजर्स लेड डाउन है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है। दूसरा अपन चलते हैं कोर्ट्स की तरफ। आपको लगभग हर हाई कोर्ट के, हर कोर्ट्स के ये डिसीजंस मिल जाएंगे जिसके अंदर कोर्ट ने ये बात कही है कि आपके ऑर्डर जो होने चाहिए वो रीजनड ऑर्डर होने चाहिए। रीजनड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ऑर्डर एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कोई सेक्शन 16(4) का शो कॉज नोटिस रिसीव होता है। जब आप सेक्शन 16(4) के उस नोटिस का रिप्लाई फर्निश करते हैं तो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कोई ऑर्डर पास करेगी आपके उस रिप्लाई के बाद, तो वो आपके ऑर्डर के अंदर बताएगी कि आपके इन ग्राउंड्स के ऊपर हम इस वजह से ये ग्राउंड्स आपके एक्सेप्टेबल नहीं है और इस वजह से ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हो रहा है। इसी जब ये बात चल रही है तो इसी बात के अंदर हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि बहुत केसेस में हमें बिजनेसमैन या फिर बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये बात आके बताते हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, जीएसटी के ऑफिसर्स, जब हम उन्हें कुछ बताते हैं तो वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी और अप्रिशिएट करनी होगी लॉ की कि आपका काम सिर्फ अपनी बात बताना है,
आपकी बात सुनना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जो भी बात कहनी है वो आप अपने शो कोस नोटिस के रिप्लाई के अंदर कहिए। आपको जो पर्सनल हियरिंग दी जाती है वो बात आप कहिए। आपकी वो बात सुन के उनके बेसिस पे एक रीजन ऑर्डर पास करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स की है। अगर वो ऐसा नहीं करते, आपकी सारी बात नहीं सुनते, जो आपने शो कोस नोटिस के रिप्लाई के अंदर बात बताई, जो पर्सनल हियरिंग के अंदर चीज़ें बताई, अगर वो उन्हें बिना सुने कोई भी ऑर्डर पास करते हैं तो वो एक रीजन ऑर्डर नहीं होता। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चीज़ें बताने की है, उन्हें सुनना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स की होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ की होती है। जब आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर है 75(6) का और एक रीजन ऑर्डर होना चाहिए, तो हम जो रिसेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इन केस ऑफ सैमसंग इंडिया, उसको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ऑर्डर के इसके अंदर क्या हुआ, सैमसंग को एक शोकॉज नोटिस रिसीव हुआ जिसका पॉइंट वाइज डिटेल्ड रिप्लाई सैमसंग ने फर्निश कर दिया। लेकिन ये रिप्लाई फर्निश करने के बाद भी जो ऑर्डर पास होता है वो ऑर्डर कहता है कि नो प्रॉपर रिप्लाई और एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया गया, कोई भी प्रॉपर रिप्लाई या एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया गया रेपिटेड और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी। और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि इस वजह से ये माना जा सकता है कि सैमसंग को कुछ कहना नहीं है इस केस के अंदर। तो लेकिन एक्चुअली में ये नहीं हुआ था कि कोई भी रिप्लाई या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए नहीं गए थे। तो सैमसंग इस केस को लेके ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई और उन्होंने एक रिट फाइल की। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बात कही कि एटलीस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को मेरिट्स के बेसिस पे इस रिप्लाई को कंसीडर करना चाहिए था। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ये बात लिख के कि नो प्रॉपर रिप्लाई एक्सप्लेनेशन फर्निश, तो इसे देखने से ये पता लगता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ने वो रिप्लाई एक्चुअली में देखा ही नहीं है। तो इस चीज़ों को बेस मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। इन सब चीज़ों को आप यूज करके अगर इस तरह से आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है तो अपना मैटर डिफेंड कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।